गुड इवनिंग बच्चों। 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि थोड़ा मोबाइल में मेरा इश्यू हो गया था और हमारा मोबाइल अभी स्टोरेज का इश्यू हो गया था। स्टोरेज अभी बिल्कुल खाली है, तो आज हम फिर से क्लास लेने जा रहे हैं और हर बच्चे से कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा है या जो नहीं भी पढ़ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को उस बच्चे तक पहुँचाएं जो 10th क्लास के हैं। और आप जो भी हैं प्लीज इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। आज हम लोग का इटली का एकीकरण इतिहास का चैप्टर 1 चल रहा है, तो हम लोग पार्ट 3 तक देख चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग 1848 की फ्रांसीसी क्रांति तक देख चुके हैं और आज हम लोग इटली के एकीकरण को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल भाषा में। आप लोग देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। आज हम लोग का होगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आज खत्म हो जाएगा पूरा और फिर एक वीडियो होगा जिसमें जर्मनी का एकीकरण और हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ छोटे देश हैं जो जर्मनी के एकीकरण में ही हम लोग पढ़ लेंगे। आज हमारा डेट है 24 मई। प्लीज आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 2026 हमारा चल रहा है इतिहास। हाँ, हमारे इतिहास में चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद तक हम लोग 1848 की क्रांति को देख चुके थे कि 1848 की क्रांति किसके शासन के अंतर्गत हुई थी? तो लुई फिलिप के शासन के अंतर्गत 1824 में फ्रांस का शासक कौन बना था? लुई फिलिप बना था। राजा का नाम है लुई फिलिप। 1824 ईस्वी में लुई फिलिप कहाँ का शासक बना? फ्रांस का शासक बना था। फ्रांस का शासक बना था और लुई फिलिप ने गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दिया। लुई फिलिप कैसा शासक था? उदारवादी, उदार। ये सब हम लोग पार्ट 3 में अच्छे से देख चुके हैं, बस थोड़ा रिवीजन करवा रहे हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था और उसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। कहाँ का? फ्रांस का प्रधानमंत्री किसको बना दिया? गीजो को। और गीजो कैसा था? तो बहुत ही प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक था। गीजो कैसा शासक? गीजो कैसा प्रधानमंत्री था? तो बहुत प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था। यानी यह किसी भी प्रकार का इसके शासन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा था, लेकिन जनता भी चाहता है कि अगर कोई मंत्री है, अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसके शासनकाल में उसके देश में अच्छा काम हो, वह देश को आगे बढ़ाए। तो जब इसके शासनकाल हुई, लुई फिलिप ने जब गीजो को प्रधानमंत्री बनाया तो इसके शासनकाल में देश में यानी फ्रांस में देश में भूखमरी व्याप्त होने लगी। वहां के बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। भूखमरी एवं बेरोजगारी। देश में क्या आ गई? भूखमरी एवं बेरोजगारी। और यह किसी भी प्रकार इसके शासन में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा था। देश में भूखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई। तब वहां के लोगों ने एक 22 फरवरी को तब वहां के लोगों ने 22 फरवरी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। इसका विशाल भोज का 22 फरवरी 22 फरवरी 1848 को
22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया, बहुत बड़े भोज का कार्यक्रम रखा और उसी में सब लोग एकजुट हुए और उसी में निर्णय लिया गया कि गीजो लुई फिलिप को वहां से शासक की गद्दी से हटाना है, लुई फिलिप को शासक की गद्दी से हटाना है और 22 फरवरी को निर्णय लिया गया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया 24 फरवरी को। 22 फरवरी को निर्णय लिया गया, 24 फरवरी 1848 को जो लुई फिलिप था इंग्लैंड की गद्दी त्याग, फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने फ्रांस की गद्दी छोड़ दिया, गया कहाँ, इंग्लैंड चला गया और इसी को 1848 की क्रांति कहते हैं। ये हट गया तो ये भी हट गया होगा। और लुई फिलिप फ्रांस का शासक कब बना था, 1824 में बना। लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। गीजो कैसा शासक था, गीजो कैसा प्रधानमंत्री था, तो प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था, यानी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं चाहते थे। और गीजो के शासनकाल में देश में क्या हो गई, भुखमरी, बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग को काम नहीं मिल रहा था और तब वहां की जनता तब इनसे इनके विरोध में 22 फरवरी 1848 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में थियर के नेतृत्व में एक विशाल भोज, बहुत ही बड़ा भोज का कार्यक्रम रखा और उसी में निर्णय लिया कि लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी से हटाना है। तब 24 फरवरी को और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया लोग और 24 फरवरी को 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी और इंग्लैंड चला गया। इसी को 1848 की क्रांति कहते हैं। अब हम लोग 1 मिनट रुकिए। हम लोग 1800 इटली का एकीकरण देखेंगे, यूरोप में इटली का एकीकरण। यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है, कई देशों से मिलकर यूरोप के अंदर कई देश शामिल है, कई देशों से, छोटे बड़े देशों से मिलकर यूरोप एक बहुत बड़ा देश बना है, महादेश बना है। और इसमें कुल कितने देश है, शायद इसमें कुल हम सब पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, 44 देश है यूरोप के अंदर, कुल 44 देश है और उन्हीं में ये सब आता है। हम लोग शुरू में एक पढ़, हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। जो भी बच्चे इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जाके जरूर देखेंगे, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा। लगता है बोर्ड भीग गया। देखिए, इटली का एकीकरण करना है, यानी इटली एक देश है और इटली को एक करना है, यानी उसके जो राज्य हैं, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में, राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं और उन सबको एक करना है। इटली हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा, एक बार दिखेगा तो पूरा समझ में आएगा। इटली यूरोप के अंतर्गत आता है। इटली यूरोप के अंतर्गत आता है, इटली एक देश है, यूरोप महादेश है और यूरोप के अंदर ही इटली देश है और इटली के मेटरनिक ने, हम बताए थे कि मेटरनिक कौन है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर है, यानी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक।
इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेटरनिक इटली के राज्यों को इटली को कई राज्यों में, और आप लोग बच्चों कोई भी बच्चे सपोर्ट करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, तो बहुत जल्द हर सब्जेक्ट का डे बाय डे क्लास चलने लगेगा और आप लोग के लिए ही अच्छा होगा। मेटरनिक इटली को कई राज्यों में विभाजित विभाजित कर दिया था। देखिए ये जो मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर इटली को कई राज्यों में, इटली देश था और उनको कई राज्यों में बांट दिया था, यानी छोटे बड़े राज्यों में इटली को बांट दिया और उन्हीं सभी राज्यों को एक करके इटली का एकीकरण करना था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। ऑस्ट्रिया यूरोप के अंतर्गत ही आने वाला देश है और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इसमें 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप के जितने भी यूरोप की पूरी राजनीतिक में भूमिका निभाई है। तो मेटरनिक ने क्या किया, इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया, यानी इटली को कई राज्यों, छोटे बड़े राज्यों में बांट दिया और उन्हीं सभी राज्यों को एक करके इटली का एकीकरण करना था। सिसिली, ये सब इटली का राज्य का नाम है सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्गु वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। देखिए यहाँ दिया गया है कि मेटरनिक ने किस तरह इटली को विभाजित किया था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, यानी इटली का दो राज्य सिसिली और नेपल्स, इन दोनों प्रदेश को बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। यानी जो बुर्गो वंश का राजा था, किस वंश का, तो बुर्गो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसके हाथ में दे दिया, बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के, आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा तो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप के देखिए बच्चे, कुछ तो बातें हैं जो याद भी करने पड़ेंगे और आप लोग ज्यादा समझिएगा तो बेटर रहेगा। पोप के हाथों में सौंप दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप के हाथों में सौंप दिया। रोम जो था, रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे वो किसको दे दिया मेटरनिक ने, तो पोप के हाथों में सौंप दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसको दिया था, बुर्गो वंश के सम्राट यानी बुर्गो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया था। रोम और उसके आसपास के जो राज्य था वो किसको दे दिया, पोप के हाथों में सौंप दिया। यानी रोम और उसके आसपास के राज्यों पर किसका अधिकार हो गया, पोप का अधिकार हो गया। सिसिली और नेपल्स पर किसका अधिकार हुआ, तो बुर्गो वंश का सम्राट यानी फर्डिनेंड का अधिकार हुआ था। हम कहा लिखे, ऊपर का हम क्लीन कर देते हैं। इटली यूरोप के अंतर्गत आने वाला एक देश है। मेटरनिक ने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था।
और इन्हीं सब राज्यों को एक करके इटली का एकीकरण करना था। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक हमको लगता है कि अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को पूरा भी अच्छे से समझ में आएगा। पूरा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातों को रटने की जरूरत है इसमें। लोम्बार्डी, लोम्बार्डी और वेनेसिया। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम। हम लाइन बाय लाइन इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग लाइन बाय लाइन लिखकर अच्छे से नोट्स बना सके, और किसी भी बच्चे को नोट्स लेना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके फ्री नोट्स ले सकते हैं, कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। यहाँ समझिएगा थोड़ा, हम बताए हैं कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, यानी चांसलर यानी मानिए कि प्रधानमंत्री, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, और मेटरनिक ने ही इटली को विभाजित भी किया था। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई, यानी जो इटली का दो राज्य था लोम्बार्डी और वेनेसिया, इस पर किसकी प्रभुता यानी किसका अधिकार हुआ? ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, यानी मेटरनिक ने लोम्बार्डी और वेनेसिया को अपने अंतर्गत ही रखा, यानी उस पर अपना अधिकार जमा के रखा। किसने? मेटरनिक ने। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, और मेटरनिक ने लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रखी, यानी अपना ही अधिकार जमा के रखा, क्योंकि वहां का चांसलर वही था। परमा, मोडेना, टस्कन, और इन्हीं सब राज्यों को ना एक करके इटली का एकीकरण करना था। परमा, जो ये सब अलग अलग देशों के अलग अलग राजाओं के हाथ में है। परमा, मोडेना, टस्कनी, टस्कनी, परमा, मोडेना, टस्कनी के प्रांत हैप्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। परमा, मोडेना, टस्कनी के प्रांत, यह किसके हाथों में गया? तीन राज्य किसके हाथों में गया? परमा, मोडेना, टस्कनी, यह तीनों राज्य हैप्सबर्ग। अब हमें इतना नहीं जानना है कि हैप्सबर्ग राजवंश कौन था, इतना हम लोग डीप से पढ़ेंगे तो हम लोग का चैप्टर खत्म नहीं होगा, और इतना डीप से हमारे क्वेश्चन भी नहीं आता है, और पढ़ना भी नहीं है। आप लोग को कुछ कुछ बातें तो याद करनी पड़ेगी। परमा, मोडेना, टस्कनी के प्रांत किसके हाथों में गया? हैप्सबर्ग। और ये सब एक नंबर में पूछता है कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसके अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसके हाथों में था? तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड, यानी बुर्बो वंश का जो राजा था फर्डिनेंड के हाथों में था। रोम और उसके आसपास के राज्य पर किसका अधिकार था? तो पोप का अधिकार था। परमा, मोडेना, टस्कनी के प्रांत किसको दिया गया था? हैप्सबर्ग। हैप्सबर्ग, परमा, मोडेना, टस्कनी, हैप्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। हम कहाँ लिखते? थोड़ा सा ही और बचे हैं। जेनेवा और सार्डिनिया,
जेनेवा, और सार्डिनिया। के राज्य समझिए, जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के राज्यों में सम्मिलित कर दिए गए। जो जेनेवा था और सार्डिनिया था किसके राज्यों में? पीडमाउंट के राज्यों में इसको मिला दिया गया था। ये और ये सब जो राज्य बटे हुए हैं, इन्हीं सबको एक करके इटली का एकीकरण करना था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश पर किसका अधिकार हुआ? तो फर्डिनेंड का अधिकार था। फर्डिनेंड के हाथों में था सिसिली और नेपल्स। रोम और उसके आसपास के जो राज्य थे किसके हाथ में थे? पोप के हाथ में। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। परमा, मोडेना, टस्कनी किसके प्रांत में था? तो हैप्सबर्ग राजवंश के हाथ में था। जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के जो राज्य था उसमें सम्मिलित कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि इन सब राज्यों को एक करके इटली का एकीकरण कैसे किया गया। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा बातें याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। गर्मी तो बहुत है बच्चों, आप लोग धूपा में कम निकलिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। ये हम शायद पार्ट 3 में पढ़ाए हैं। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व और सहायक तत्व। बस एक बार रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि हमें इटली का इसमें संपूर्ण एकीकरण इटली का देखना है तो हम बीच में कोई भी टॉपिक छोटा सा हो या बड़ा सा हो नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से हम लोग करवा देते हैं। इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। बाधक तत्व यानी इटली को जो एक करने में क्या-क्या बाधाएँ आ रही थी हमें वो देखना है कि मान लीजिए हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं या आप कोई भी नया काम करने जा रहे हैं ना तो उसमें शुरू में कठिनाइयाँ ही आती हैं और बहुत बच्चे उन्हीं कठिनाइयों से दूर हट जाते हैं, सोचते हैं हमसे नहीं होगा लेकिन नहीं, शुरू में हर चीज़ में कठिनाई आती है तो हमें उस कठिनाइयों को झेल कर आगे बढ़ना चाहिए। उस कठिनाइयों का हर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। आप लोग मान लीजिए अभी नहीं पढ़ाई करते हैं और नए-नए में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू में तो कठिनाई आएगी, लेकिन आप लोग सोचिएगा शुरू में ही कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो फिर होगा आप ही से। लेकिन बहुत बच्चे उन्हीं शुरुआत के कठिनाइयों से भाग जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग कठिनाइयाँ मत देखिए, आप लोग भी शुरू-शुरू में पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए और नहीं समझ में आ रहा है तो 3 बार देखिए। लेकिन शुरू-शुरू में अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं। केवल पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है। पास तो बहुत बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे पास होते हैं। पहचान तो उन्हीं की बनती है ना जो कुछ अलग करता है, जो ज़्यादा नंबर लाता है, अपने गाँव में नाम होता है, अपने मोहल्ले में नाम होता है। तो इटली के एकीकरण में यानी इटली को एक करने में कौन-कौन सी बाधा आ रही थी, हमें वो सब बातों को देखना है। कुछ टॉपिक्स हैं हमें इसमें भी कई राज्यों में बँटा था, उन्हीं सब राज्यों को एक करना था हम लोग देखे और उन सब राज्यों को एक करने में कौन-कौन सी बाधा आ रही थी,
ये हम लोग को देखना है। इटली इटली कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था विभाजित था। हम लोग देखे हैं कि इटली कई छोटे बड़े यानी कई राज्यों में बटा हुआ था, और किसने बांटा था? तो मेटरनिक ने इटली को राज्यों में बांट दिया था। इटली सबसे बड़ी यही समस्या थी आज। इटली को एक करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि इटली कई छोटे बड़े राज्यों में बटा था, और उन सभी राज्यों को एक करना था। कठिन काम था, फिर भी इटली का एकीकरण हुआ था, कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। इटली पर इटली पर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, इटली पर ऑस्ट्रिया तथा तथा फ्रांस जैसे देशों का हस्तक्षेप इटली पर ऑस्ट्रिया हम लोग देखते, मतलब इटली को एक करने में ना दो वो देश पूरा चाहता था कि इटली का एकीकरण न हो। एक ऑस्ट्रिया और दूसरा फ्रांस, और ये दोनों ही चाहते थे। ये सबसे बड़ी बाधा थे इटली को एक करने में। जब इटली का एकीकरण किया जा रहा था तो ये बार बार हस्तक्षेप करते थे, अपना अधिकार दिखाते थे। इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे देशों का हस्तक्षेप था। यह दोनों नहीं चाहते थे, बार बार हस्तक्षेप किया करते थे कि इटली का एकीकरण न हो। और पोप चाहता था इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में। देखिए, पोप क्या चाहता था? पोप की इच्छा थी कि पोप चाहता था इटली का, थोड़ा ज्यादा लिख दी, पोप चाहता था इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। यानी वह चाहता था कि इटली को मेरे नेतृत्व यानी मेरे देखभाल में इटली का एकीकरण किया जाए। जो भी इटली का एकीकरण करे वो मेरे अंतर्गत यानी मेरे नेतृत्व में ही करे। इस कारण बहुत सारे छोटे बड़े कारणों के कारण इटली का एकीकरण में बाधक तत्व थे। इटली कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस चाहते थे कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे देशों का हस्तक्षेप था, अपना बार बार हस्तक्षेप किया करते थे इटली पर। और पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो। यही सब बाधाएं आ रही थी इटली का एकीकरण करने में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। आप लोग लाइन बाय लाइन निकाल लिख लीजिएगा, और एक बार घर पर भी दो बार एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें सब लिखना भी पड़ रहा है और अच्छे से हम बता भी रहे हैं। इटली में कौन कौन से बाधक तत्व थे? तो इटली कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और उन सब राज्यों को एक करना था। तथा ऑस्ट्रिया फ्रांस चाहते इटली को एक एकीकरण करने में हस्तक्षेप किया करते थे। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण में सहायक तत्व।
हम लोग बाधक तत्व तो देख लिए थे कि बाधा कौन-कौन सी आ रही थी और अब हम लोग देखेंगे कि किसने-किसने और कौन-कौन सी सहायता मिली इटली को एक करने में, किसने-किसने सहायता की, किसने-किसने मदद किया इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। इटली के एकीकरण में कौन-कौन से सहायक तत्व यानी कौन-कौन सी सहायता मिली इटली को एक करने में? हम लोग बाधक तत्व देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सहायक तत्व। इटली के इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था यानी जो इटली था उसके इटली के लोगों में राष्ट्रीयता अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जग रही थी, अपने देश में एकता थी, इटली में एकता की भावना का विकास हो रहा था, इटली के लोग आपस में एकता की भावना का विकास कर रहे थे, इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। हम लोग देखे थे कि फ्रांसीसी क्रांति से और फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ना 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, तो उन क्रांतियों का प्रभाव भी इटली पर पड़ा था जिसके कारण यहाँ के लोगों के अंदर भी अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। हमारा पहला सहायक तत्व कौन सा था कि इटली के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। दूसरा इटली में सत्रह सौ नवासी 1830 1848 हम लोग देखे थे कि फ्रांस में मुख्य रूप से 3 क्रांति हुए थे जो विश्व में प्रसिद्ध हुए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। एक 1789 की क्रांति, एक 1830 की क्रांति और एक 1848 की क्रांति। 1789 की क्रांति को हमें अच्छे से 9th में ही दिया है पढ़ने के लिए और 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति को हमें 10th क्लास में पढ़ना है, जो कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अच्छे से पढ़ा दिया है। तो इटली में 1789, 1830, 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ रहा था। जो 3 क्रांति हुए थे फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध और इन क्रांतियों का प्रभाव इटली के लोगों पर भी पड़ रहा था। देखिए अगर कोई अच्छा करे, अगर कोई विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो जरूरी नहीं कि केवल वही कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही वहाँ के लोगों में भी विकास हो रहा था कि जब फ्रांस के लोग अपने देश के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने देश को एक करने के लिए क्यों नहीं क्रांति कर सकते हैं या हम अपने देश को क्यों नहीं एक कर सकते हैं। होता नहीं है दूसरे को देख कर अच्छी सीख लेनी चाहिए और बुरी सीख तो लेनी नहीं चाहिए। किसी को देखकर अगर आप लोग बुरा देख रहे हैं तो वहाँ से सीधा हट जाइए। वियना कांग्रेस द्वारा हम लोग पढ़ाए वियना सम्मेलन हम लोग पढ़े हैं ना, कब हुआ था 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, वियना कांग्रेस द्वारा। वियना सम्मेलन कब हुआ था 1815 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, किस वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो मेटरनिक ने की थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कौन-कौन से देश शामिल थे, रूस, प्रसा, ये सब हम लोग पार्ट 1, 2 में देख चुके हैं। वियना कांग्रेस द्वारा
सार्डिनिया का डिर्निया तथा पीडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया। जो वियना कांग्रेस था, यह हम लोग देखें कि सार्डिनिया तथा जेनेवा तथा सार्डिनिया को पीडमाउंट के राज्यों में सम्मिलित कर दिया, तो वियना कांग्रेस ने सार्डिनिया तथा पीडमाउंट का एकीकरण कर दिया। ये 2 राज्यों को एकीकरण कर दिया, जिससे थोड़ी बहुत तो सहायता प्राप्त हुई। यही सब हमारा, और हमारे सबसे बड़ा जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो सहायक तत्व है, तो किन-किन लोगों ने मिलकर इटली का एकीकरण किया, किनके नेतृत्व में किन-किन लोगों ने प्रयास किया इटली का एकीकरण। नेपोलियन नेपोलियन फ्रांस का शासक भी रह चुका था। नेपोलियन, मेज़िनी, काउंट काबूल तथा गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, ये जो 4 लोग थे, नेपोलियन, मेज़िनी, काउंट काबूल, गैरीबाल्डी, इन चारों लोगों ने मिलकर ही इटली का एकीकरण किया था। इन चारों के मदद से ही इटली का एकीकरण संभव हुआ, और हमें बारी-बारी से इन चारों के बारे में ये देखना है कि नेपोलियन ने कितना इटली का एकीकरण किया, मेज़िनी ने क्या किया, काउंट काबूल ने क्या किया, गैरीबाल्डी ने क्या किया। यही हमारा कुछ सहायक तत्व है। इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। 1789, 1830, 1848 की क्रांति का प्रभाव पड़ रहा था। वियना कांग्रेस जो था, सार्डिनिया तथा पीडमाउंट का एकीकरण कर दिया। नेपोलियन, मेज़िनी, काउंट काबूल तथा गैरीबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया इटली के एकीकरण में। हम लोग आगे बढ़े। बाधक तत्व देख लिए, सहायक तत्व देख लिए। इटली को बांटा किसने था, तो मेटरनिक ने, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दिया था। रोम उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया था। लोम्बार्डी, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता ही कायम रही। परमा, मोडेना, टस्कनी, हैप्सबर्ग को दे दिया गया था। और इन्हीं सब राज्यों को एक करना है, तो हम लोग धीरे-धीरे देखते हैं। एक करने में बाधाएं आ रही थी। पोप चाहता था कि उसके नेतृत्व में इटली को एक किया जाए। ऑस्ट्रिया, फ्रांस अलग हस्तक्षेप कर रहे थे। इटली कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। अब हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान। 2 लोगों का योगदान आज देखेंगे, नेपोलियन और मेज़िनी, क्योंकि हम लोग पूरा देखेंगे तो हम लोग के दिमाग में आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। इटली के एकीकरण में नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1815 में। मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण में नेपोलियन ने क्या-क्या मदद किया इटली को एक करने में। 1 मिनट रुकिएगा, गर्मी बहुत है, थोड़ा पानी पीकर आते हैं।
इटली के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान, यानी नेपोलियन ने क्या-क्या सहायता की। इटली विजय के बाद इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा नेपोलियन द्वारा इटली को तीन गणराज्यों में गठन स्पाइन स्पाइन लिगुलियन स्पाइन लिगुलियन ट्रांसपेडेन देखिए, जो इटली विजय के बाद नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया गया, 3 गणराज्यों में गठन किया गया, स्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने क्या किया, इटली को 3 गणराज्यों में गठन कर दिया, पहला स्पाइन, दूसरा लिगुलियन, तीसरा ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने यातायात यातायात तो आपको समझते होंगे, यातायात के साधन को चुस्त दुरुस्त किया, चुस्त दुरुस्त किया। जो नेपोलियन था, वहाँ के यातायात के साधन को चुस्त दुरुस्त किया, यानी वहाँ का जो यातायात का साधन था उसे ठीक-ठाक किया। वहाँ के यातायात के साधन की सुविधा अच्छी नहीं थी, तो नेपोलियन ने यातायात के साधन को भी चुस्त दुरुस्त किया। नेपोलियन संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। नेपोलियन संपूर्ण क्षेत्र को हम लोग देखे हैं कि जितना भी इटली का राज्य था, सब पर अलग-अलग शासक का, अलग-अलग देश का अधिकार था। तो नेपोलियन ने क्या किया, संपूर्ण जितने क्षेत्र थे, सभी क्षेत्र को एक ही शासन के अधीन लाया कि सभी क्षेत्र पर अलग-अलग शासन रहेगा, तो लोग अलग-अलग अपना अधिकार दिखाएंगे। तो संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया कि एक ही शासन के अंदर संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार होगा। नेपोलियन ने क्या-क्या किया, इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया गया, उसका गठन स्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने वहाँ के जो यातायात का साधन था उसे चुस्त दुरुस्त किया। नेपोलियन संपूर्ण सभी क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इटली इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया गया, स्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। नाम याद रखिएगा, स्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने वहाँ की यातायात के साधन को चुस्त दुरुस्त किया। नेपोलियन वहाँ के संपूर्ण सभी क्षेत्र को एक शासन के अंतर्गत लाया।
अब हम लोग देखेंगे मेजनी का योगदान। इटली, नेपोलियन ने इतना किया और हम लोग देखेंगे कि मेजनी ने क्या किया इटली को एकीकरण करने में। नेक्स्ट टॉपिक है इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान हम लोग देखेंगे कि मेजनी कौन था। मेजनी एक साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का, आप लोग हमारे साथ भी लिख सकते हैं और समझा रहे तो समझ सकते हैं, समर्थक तथा योग्य सेनापति था। सेनापति सेनापति मेजनी क्या था? मेजनी एक साहित्यकार, यानी मेजनी साहित्य को लिखता था, साहित्य की रचना करता था तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, यानी गणतांत्रिक यानी लोकतंत्र, जनता के शासन वाला, जनता के शासन के विचारों का समर्थक था, जनता के शासन को समर्थन करता था तथा योग्य सेनापति था। मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक सेनापति था, सेनापति के योग्य था। मेजनी एक साहित्यकार था, साहित्य की रचना करता था, गणतांत्रिक गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था, यानी उसका समर्थन करता था तथा एक सेनापति था। मेजनी का संबंध, ये जो हमारा कुछ ये है टॉपिक, परीक्षा में ज्यादातर 1 नंबर के प्रश्न में पूछता है कि मेजनी का संबंध मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। कार्बोनरी नामक युक्त दल से था। मेजनी का संबंध, यानी मेजनी किस दल से जुड़ा हुआ था, किस संगठन से जुड़ा हुआ था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन से था, दल नहीं, संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध 1 नंबर में पूछता है, कार्बोनरी नामक संगठन से था। एक कार्बोनरी संगठन था और मेजनी का संबंध भी उससे था। मेजनी कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। मेजनी एक साहित्यकार तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। 1830 में 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का
एकीकरण करना चाहा, परंतु वहां के नागरिक आंदोलन ने वहां के नागरिक आंदोलन ने उसे दबा दिया, जिस कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। देखिए 1830 में, कब? 1830 ईस्वी में मेजनी जो था उत्तरी और मध्य इटली, मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र इटली है, मान लीजिए, हमें नक्शा अच्छे से नहीं बनाने आता है, मान लीजिए ये हमारा क्षेत्र इटली है, तो इटली का जो उत्तर का क्षेत्र था, यानी इटली के जो ऊपरी क्षेत्र था, और इटली के मध्य का क्षेत्र यानी बीच का क्षेत्र को एक करना चाहा, लेकिन परंतु वहां के नागरिक आंदोलन, वहां के जो नागरिक थे आंदोलन करके मेजनी को दबा दिए, जिस कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। 1830 ईस्वी में मेजनी ने इटली उत्तरी और मध्य इटली का, जो इटली के ऊपर का भाग था उत्तरी भाग, और इटली के जो बीच का मध्य भाग था, उन दोनों को एक करना चाहा, उन दोनों का एकीकरण करना चाहा। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके करता तो हो जाता, एकीकरण करना चाहा, परंतु वहां के नागरिक आंदोलन, वहां के जो नागरिक थे आंदोलन करके उसे दबा दिए, मेजनी को दबा दिए, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी ने इटली छोड़कर चला गया। 1830 में मेजनी प्रयास किया उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का, लेकिन वहां के नागरिक आंदोलन ने उसे दबा दिया, जिस कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी छोड़ के चला गया। मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी संगठन से जुड़ा हुआ था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, परंतु वहां के नागरिक आंदोलन ने उसे दबा दिया, जिस कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी इटली छोड़ के जाना पड़ा। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ है, यह फिर एक बार चला गया था इटली को छोड़कर, लेकिन दोबारा वापस आया था इटली का एकीकरण करने। हम लोग देखते हैं, इतना हम लोग क्लीन कर देते हैं। देखिए 1830 में जब मेजनी चला गया इटली से पलायन करके, वहां के नागरिक आंदोलन किया तो इटली से पलायन कर गया, लेकिन फिर मेजनी आया इटली में, वापस आया था, और 1831 में, 1830 में चला गया, फिर 1831 में मेजनी ने 1831 में मेजनी ने यंग, और ये एक नंबर में भी पूछता है, इटली नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में मेजनी ने क्या किया, एक संस्था बनाया जिसका नाम क्या था, यंग इटली। संस्था का 1831 में किस मेजनी ने किस संस्था का स्थापना किया, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की 1831 में। 1834 में
मेजिनी ने ये दोनों में से ना एक जरूर परीक्षा में पूछता है। 1834 में मेजिनी ने, और इसको आप लोग गलत मत याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और 1834 में मेजिनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। 1831 में यंग इटली नामक और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। मेजिनी ने कुल 2 संस्था का स्थापना किया, एक 1831 में जो यंग इटली और एक 1834 में यंग यूरोप। 1848 में रुकिएगा 1 मिनट। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इसलिए मेदिनी की पुनः हार हुई। हार हुई और वह इटली से पलायन कर गया। यहाँ समझिएगा लोग, हम लोगों ने बाधक तत्वों में देखा कि जो ऑस्ट्रिया और फ्रांस थे, इटली के एकीकरण में बार बार हस्तक्षेप किया करते थे, यानी इटली में बार बार अपना अधिकार जमाते थे। कौन? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप किया करता था इटली में जनवादी आंदोलन, यानी इटली में जनवादी जो जनता का आंदोलन था उसे कुचल दिया गया। इसलिए मेजिनी की पुनः हार हुई। मेजिनी दोबारा आया और दोबारा जब उसने आंदोलन करके इटली का एकीकरण जनता के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहा जनता से मदद लेकर, तो वहाँ के जो जनवादी आंदोलन को ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण कुचल दिया गया और मेजिनी का दोबारा हार हो गया। जब दोबारा भी आया तो मेजिनी हार गया, पुनः हार हुई और वह इटली से पलायन कर गया। मेजिनी ने मतलब कोशिश किया, दो संस्था का स्थापना किया, लेकिन मेजिनी का इटली के एकीकरण में ज्यादातर मेजिनी इटली को एक नहीं कर पाया। मेजिनी ने अच्छा प्रयास किया लेकिन इटली को एक नहीं कर पाया। 1831 में मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, दोबारा इटली आया। 1834 में फिर मेजिनी ने यंग एक यूरोप नामक संस्था की स्थापना की, एक संस्था बनाया
और उस संस्था से की मदद से जनवादी आंदोलन के द्वारा इटली को एक करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया जो हस्तक्षेप बार-बार किया करता था ऑस्ट्रिया, उसके कारण वहाँ के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इसलिए मेजनी की पुनः हार हो गई, दोबारा हार गया और वह इटली से पलायन कर गया। देखिए हम लोग आज इतना नेपोलियन का योगदान और इटली का योगदान पढ़ चुके हैं और हम लोग दो जो हैं काउंट काबूल काउंट काबूल और एक गैरीबाल्डी, इन दोनों के बारे में है ना थोड़ा लंबा पढ़ना है और हम पढ़ा देते हैं, लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा और आप लोग का आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। सिलेबस जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा तो नहीं समझ में आ पाएगा। काउंट काबूल का योगदान और गैरीबाल्डी का योगदान हम लोग कल देखेंगे और इन्हीं दोनों ने मिलकर इटली के एकीकरण पूरे एकीकरण को किया है। इटली को पूरा एकीकरण काउंट काबूल और गैरीबाल्डी ने मिलकर दोनों ने मिलकर महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनके ही नेतृत्व में मानिए तो इटली का एकीकरण हो गया। नेपोलियन ने योगदान दिया, मेजनी ने भी योगदान दिया, काउंट काबूल और गैरीबाल्डी। मेजनी ने क्या क्या किया हम लोग देख चुके, हम लोग यहाँ और आप लोग प्लीज इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके दे। हम लोग एक बार शुरू से थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और हम लोग का क्लास खत्म हुआ। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग रोज पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दिन में अगर पूरा पढ़ जाते हैं तो आप लोग को आज तक याद रहेगा, फिर कल और परसों के बाद आप लोग भूल भी सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि इटली मेटरनिक ने जो था, मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर, इटली को कई राज्यों में बांट दिया था, इटली का विभाजन कर दिया था। इटली को विभाजित, मेटरनिक ने इटली को विभाजित कर दिया था सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, मानिए सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स को प्रदेश किसके हाथों में दे दिया था? फर्डिनेंड रोम किसके हाथों में था? रोम और उसके आसपास के राज्य पोप लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया। परमा मोडेना टस्कनी किसके हाथों में था? परमा मोडेना टस्कनी, हैप्सबर्ग, हैप्सबर्ग जेनेवा तथा सार्डिनिया को किसके राज्यों में मिला दिया गया था? तो पीडमाउंट। इस तरह मेटरनिक ने इटली के इतने राज्यों को बांट दिया था, किसी पर फर्डिनेंड का अधिकार था, रोम पर पोप का अधिकार था, लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के हाथों में थी, परमा मोडेना टस्कनी हैप्सबर्ग के हाथ में था, जेनेवा तथा सार्डिनिया को पीडमाउंट के राज्यों में मिलाया गया था और इन्हीं सब राज्यों को एक करना था। इन सब राज्यों को एक करने में कई सारी बाधाएं आ रही थी, हमारे कितनी बाधाएं आ रही थी, तो छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, छोटे बड़े राज्यों में विभाजित, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी
ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। और पोप क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो। पोप की इच्छा, इटली का एकीकरण उसके नेतृत्व में हो। नेतृत्व में हो। हम लोग देखें कि पोप क्या चाहता था कि इटली का जो एकीकरण हो उसके नेतृत्व में हो। और हमारा सहायक तत्व था कि इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। और वहाँ 1789, 1830, 1848 की क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। महत्वपूर्ण योगदान यही हुआ कि नेपोलियन, मेजनी, काउंट काबू और गैरीबाल्डी इन चारों ने मिलकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन ने क्या क्या किया? तो नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया। नेपोलियन ने इटली को सिसपाइन, लिगुलियन, सिसपाइन, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने इटली को 3 गणराज्यों में गठित किया। फिर वहां की यातायात व्यवस्था को ठीक किया। यातायात व्यवस्था और वियना कांग्रेस द्वारा सार्डिनिया तथा पीडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया। वियना नहीं, इसलिए इसमें नहीं है, सॉरी, ये तो सहायक तत्व था। संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, यानी संपूर्ण क्षेत्र पर अलग अलग शासन था, तो संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया कि एक शासन के अंतर्गत रहेगा। एक शासन, संपूर्ण क्षेत्र पर एक शासन के अधीन लाया नेपोलियन ने। और मेजनी ने क्या क्या किया? हम लोग देखे कि मेजनी क्या था? एक साहित्यकार था, योग्य सेनापति था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का कार्बोनरी नामक संगठन से मेजनी का संबंध था। और मेजनी 1830 ईस्वी में मेजनी ने इटली के उत्तरी और मध्य भाग का एकीकरण करना चाहा, लेकिन वहां के नागरिक ने आंदोलन कर दिया। नागरिक आंदोलन के कारण मेजनी की हार हुई और वह इटली से पलायन कर गया। लेकिन वह इटली दोबारा फिर आया था, इटली का एकीकरण करने दोबारा आया। और 1831 में मेजनी ने किस संस्था की स्थापना की? तो यंग इटली। और 1834 में यंग यूरोप। और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से वहां के जनवादी आंदोलन, यानी ऑस्ट्रिया ने फिर हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण मेजनी की फिर हार हो गई। जब दोबारा इटली का एकीकरण करने मेजनी आया तो ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप कर दिया। पहले में नागरिक ने आंदोलन कर दिया और दोबारा एकीकरण करने आया तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया अपना अधिकार दिखाने लगा, जिसके कारण मेजनी दोबारा हार गया और वह इटली से पलायन कर गया। और कल हम लोग देखेंगे कि काउंट काबुल और गैरीबाल्डी ने किस प्रकार से इटली का एकीकरण कर दिया। और जर्मनी का एकीकरण बच्चों उतना लंबा नहीं है, इतना लंबा जर्मनी का एकीकरण नहीं है, छोटा है। तो कल हम लोग इटली के एकीकरण को पूर्ण करेंगे और जर्मनी के एकीकरण को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग जिसको भी क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग ले सकते हैं। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। अगर मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा